हाय गाइस, मैं हूं वकार यूनस और आप देख रहे हैं आईटी व्यूज़। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओएसआई रेफरेंस लेयर या ओएसआई मॉडल या ओएसआई लेयर्स के बारे में। जितनी भी लेयर्स हैं हम इन सारे के बारे में स्टडी करेंगे। ओके फेलोज, तो मज़ीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। अगर ओएसआई लेयर्स के बारे में बात की जाए, ओएसआई रेफरेंस इसको इसलिए बोलते हैं कि जो रियल ट्रैफिक में यूज़ होने वाला या रियल नेटवर्क में यूज़ होना जो मॉडल्स है वो कोई और मॉडल है जिसको टीसीपी/आईपी मॉडल बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ओएसआई रेफरेंस लेयर या ओएसआई रेफरेंस मॉडल इसको इसलिए बोलते हैं ताकि अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है उसके बैकएंड पे क्या प्रोटोकॉल या क्या चीज़ें रन हो रही होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओएसआई रेफरेंस मॉडल को 1984 में आईएसओ ने बनाया। आईएसओ स्टैंड पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 1984 में आईएसओ ने बनाया। इनिशियली क्या होता था, जब हमारे पास दो डिवाइसेस होती थी, हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक तरफ हमारे पास डेल का पीसी है और एक तरफ हमारे पास एचपी का पीसी है। तो अगर हमने इन दोनों पीसीज के आपस में कम्युनिकेशन करवानी हो तो हमारे पास बिफोर ओएसआई हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था, क्योंकि दो डिफरेंट ब्रांड हैं, दो डिफरेंट कंपनीज हैं, तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन हम कैसे करवाते। 1984 में आईएसओ ने कहा कि जितनी भी डिवाइसेस बनेगी उनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए लाइक स्विच टू राउटर या हवावे राउटर टू सिस्को राउटर, हवावे स्विच टू सिस्को स्विच या टीपी लिंक स्विच, इनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए 1984 में आईएसओ ने एक मॉडल बनाया जिसको बोलते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल या ओएसआई रेफरेंस लेयर या ओएसआई लेयर बोलते हैं इसको। ओएसआई लेयर्स की अगर हम बात करें तो ओएसआई लेयर 7 है, 7 इसकी लेयर है। अगर इनको याद करने का हम तरीका देखें तो एक सेंटेंस आप याद रख लें, एनी पर्सन सीन टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। एनी पर्सन सीन टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे। 7 नंबर पे जो लेयर हमारे पास आती है वो आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर 6 नंबर पे जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है वो आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास जो 5 नंबर पे लेयर आती है वो आती है सेशन लेयर। सेशन सेशन लेयर 4th नंबर पे जो हमारे पास लेयर आती है वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। 3rd नंबर पे जो हमारे पास लेयर्स आती है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर और जो हमारे पास 2nd नंबर पे लेयर आती है वो आती है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। और जो लास्ट वन जो हमारे पास 1 नंबर पे आती है वो आती है हमारे पास फिजिकल लेयर। तो हमने जो ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, एनी पर्सन सीन टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और पी से प्रोसेसिंग लेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो डिफरेंट डिवाइसेस या दो डिफरेंट ब्रांड्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमने ओएसआई रेफरेंस मॉडल बनाया। स्टार्ट करते हैं कि सारी को एक एक करके देखते हैं कि इन लेयर्स का काम क्या है और दो डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन लेयर को कि एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका यूज क्या है। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपके और मशीन के दरमियान, लाइक एक आप यूजर है और एक आपके पास एक डिवाइस है, इसके दरमियान आपका राब्ता या आपकी जो बातचीत है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हो रही होती है। लाइक आप क्रोम वगैरह में जाते हैं, क्रोम भी बेसिकली एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप पे जाते हैं वो भी एक एप्लीकेशन है। आपका इस मशीन के साथ राब्ता या जो चीज़ आप इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप कोई सर्चिंग कर रहे हैं, कोई ईमेल्स कर रहे हैं, कोई डाउनलोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक यूज़र और मशीन के दरमियान जो इंटरफेस है आपस में वो एप्लीकेशन लेयर में हो रहा होता है। और इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल भी रन हो रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल भी इसमें रन हो रहे होते हैं। प्रोटोकॉल हमारे पास होता है सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। सेट ऑफ
रूल एंड रेगुलेशन को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जाके कुछ भी चीज सर्चिंग वगैरह करते हैं तो उसके बैकएंड पे डिफरेंट प्रोटोकॉल रन हो रहे होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं HTTP FTP SMTP POP3, अगर आपने ब्राउजर में गए और आपने कोई सर्चिंग की है तो आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर आपने डेटा लाइक आपके पास कोई जो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं उसके स्टार्टिंग में आपको जैसे वो कहते हैं HTTPS लिखे हैं, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास क्या होती है, सिक्योर वेबसाइट होती हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब अगर आपने कोई डाउनलोडिंग वगैरह करनी है तो आपका जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, वो हमारे पास होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब अगर आपने कोई ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, SMTP। ईमेल सेंडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको हम डाउनलोडिंग के लिए यूज करते हैं, ये हम ब्राउजिंग वगैरह के लिए दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं ब्राउजिंग के लिए। अब अगर आपने ईमेल रिसीव करनी है तो ईमेल रिसीव करने के लिए आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये हमारे पास ईमेल रिसीविंग के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन लेयर में हमने ये देखा कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर यूजर और मशीन के दरमियान एक राब्ता फराहम करती है। इसके बैकएंड पे डिफरेंट प्रोटोकॉल रन हो रहे होते हैं लाइक HTTP HTTPS FTP। जब भी आप किसी डिवाइस पे एक IP एड्रेस असाइन करते हैं तो उसके बैकएंड पे 0 से लेकर 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स एक्टिव हो जाती हैं। मैं रिपीट करता हूं, जब भी किसी डिवाइस पे हम कोई IP असाइन करते हैं तो उसके बैकएंड पे 0 से लेकर 65,535 लॉजिकल पोर्ट एक्टिव हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ, 65,536 टोटल पोर्ट्स हो गए, 0 भी इसमें इंक्लूड अगर हम करें तो। जब भी किसी डिवाइस पे हम कोई IP असाइन करते हैं तो उसके बैकएंड पे 65,536 लॉजिकल पोर्ट एक्टिव हो जाती हैं। लॉजिकल पोर्ट एक्टिव, लॉजिकल का मतलब क्या है, लॉजिकल का मतलब इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस तरह आप स्विच की पोर्ट की बात करें या राउटर की पोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास एक फिजिकल उनकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन ये सारी लॉजिकल है। जिस तरह IP भी हमारे पास क्या है, लॉजिकल है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये भी है कि ये 65,536 ही क्यों है, अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं वो हमारे पास 65,536 ही क्यों है। उसकी रीजन हमारे पास ये है कि जो IP एड्रेस का हेडर्स होता है, जब आपकी दो डिवाइसेस पे या स्विचेस पे IP एड्रेस का एक हेडर लग के जा रहा होता है आगे, तो उसमें जो हम OSI लेयर के लिए जो हम उसमें यूज करते हैं पैकेट्स होता है हमारे पास, वो होता है 2⁻16 का वो हमारे पास होता है। और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 2⁻16 तो ये बनता है 65,536। मैं रिपीट करता हूं, हम बेसिकली जब किसी भी डिवाइस पे हम IP असाइन करते हैं तो उसके बाद जब वो कम्युनिकेशन करती है तो उसका जो आगे एक पैकेट्स जा रहा होता है, तो उस पैकेट्स में OSI लेयर्स के लिए हमारे पास 2⁻16 का जो एक पैकेट्स है पूरा जो हेडर लग के जाता है वो सिर्फ OSI के लिए लग के जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन OSI ISO वालों ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि जो पैकेट है उसमें 2⁻16 जो साइज है वो सिर्फ OSI के लिए लग के जाएगा, तो इसलिए ये 65,536 है। अच्छा, अब जब हम बात करें ये जो पोर्ट नंबर है मतलब 65,536, इसमें जो 0 से लेकर 1023 पोर्ट हैं, इनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास वेल नोन पोर्ट्स भी हम इसको बोलते हैं, वेल नोन पोर्ट्स हम इनको बोलते हैं। वेल नोन पोर्ट्स हम इनको इसलिए बोलते हैं कि इनका यूज बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें कि HTTP जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो उसकी बैकएंड पे कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है, मतलब कौन सी पोर्ट एक्टिव हो रही होती है, वो होता है हमारे पास 80। अगर आपने वही सिक्योर कनेक्शन करना है तो आपके HTTPS जब हम आपकी ब्राउजिंग हो रही होती है उसके बैकएंड पे कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है 443। अब अगर आपने डाउनलोडिंग करनी है, मतलब आप कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सी पोर्ट यूज होती है, उसके लिए पोर्ट नंबर 20 एंड 21 यूजर होती है। अब अगर आपने ईमेल सेंड की है, आपने एक ईमेल सेंड की, आप उस ईमेल सेंडिंग के लिए जो हमारे पास पोर्ट नंबर जो होता है वो होता है 25।
उसके बाद अगर आपने मेल रिसीव करनी है, जो POP3 था हमारे पास, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उसके लिए पोर्ट नंबर हमारे पास होता है 110। अब अगर बात करें कि टेलनेट, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट हमारे पास होता है कि हम रिमोट राउटर्स या स्विच को रिमोटली एक्सेस कैसे करते हैं। इसके लिए ज्यादा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब लेक्चर हम पढ़ेंगे स्विच राउटर की एक्सेस वगैरह, तो उसमें हम जब राउटर या स्विच को टेलनेट एसएच कॉन्फ़िगर करें तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये चीज समझ लेंगे, टेलनेट या एसएसएच हम इसलिए करते हैं राउटर्स को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। जिस तरह HTTP भी ब्राउजिंग का काम है और HTTPS भी ब्राउजिंग है, लेकिन एक क्या है, नॉर्मल ब्राउजिंग और एक सिक्योर ब्राउजिंग होती है, ठीक है। अब टेलनेट भी हमारे पास रिमोटली एक्सेस करने का स्विच राउटर्स को या किसी भी डिवाइस को जो आईपी से, लाइक हमारे पास फायरवॉल्स हो गई, उनको एक्सेस करने का एक मेथड है। और एसएसएच क्या है हमारे पास, ये एडवांस है, बेसिकली सिक्योर शेल इसको बोलते हैं। जब हम टेलनेट करते हैं तो हमारे पास उसके लिए पोर्ट नंबर 23 यूजर होती है, और जब हम एसएसएच करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पोर्ट नंबर 22 यूज हो रही होती है। ओके, अच्छा, हमने देखा एप्लीकेशन लेयर यूजर और जो हमारे पास मशीन है, जो एप्लीकेशन है उसके दरमियान राब्ता प्रोवाइड करती है। लाइक हमारे पास यूजर ने लिखा, यूजर ने एक लफ्ज टाइप किया हेलो, यूजर ने हेलो लिख के छोड़ दिया। अब उससे आगे अगर हम आए तो हमारे पास जो अगली लेयर है वो है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। ये हमारे पास सबसे पहली लेयर थी जिसको हमने बड़ा डीपली देखा। अब अगर हम दूसरी लेयर की बात करें, जो कि है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, अच्छा, यूजर ने टाइप किया हेलो। अब यूजर ने तो हेलो टाइप करके किसी बंदे को मैसेज फॉरवर्ड किया। अब एप्लीकेशन लेयर का काम यहां तक हो गया खत्म। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। यूजर ने लिखा हेलो, हेलो लिखने के बाद अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, जो कम्युनिकेशन करवा रही है, क्या वो इस हेलो को समझती है? नहीं समझती। अब इस हेलो को हम क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, हम इसको डिकोडिंग बोलते हैं इसको। डिकोडिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम डेटा की जो डिकोडिंग हमारे पास, जो हम इसको ऐसा क्लियरली या बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको देखें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एक लेमैन की तरह हम उसकी कन्वर्जन कर होते हैं। मतलब ये जो हेलो है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, लेकिन मशीन को तो ये नहीं पता मशीन क्या समझती है, बाइनरी समझती है, 0 1 समझती है। तो हम क्या करते हैं, जो हेलो हमने सेंड किया उसको डिकोड करते हैं बाइनरी में। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, जो आपने हेलो सेंड किया उसको डिकोड किया बाइनरी में और आगे मशीन को वो प्रोवाइड कर दिया। इसकी अगर एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज में हम इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से हमने इसको लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील कर दिया। तो हम हमारे क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन लेयर इसके साथ साथ कुछ और भी काम करती है, लाइक इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, अगर हम बात करें कि हमारे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन हमारे पास ये होता है कि डेटा की जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म है उसको हमने चेंज कर दिया। लाइक आपके पास एक पीसी, हमें लेते हैं एक हमारे पास पीसी ये है और एक पीसी हमारे पास ये है। आपने यहाँ पे लिखा हेलो। अब हेलो मशीन तो नहीं समझती, मशीन ने क्या किया, इसकी लाइक दो डिवाइसेस में आपस में पहले से उन्होंने अंडरस्टैंडेबल बनाई हुई थी, सिंक्रोनाइज हुई थी कि जब मैं ए लिखूंगा तो तुमने इसको क्या करना है, 1 कर देना है, जब मैं बी लिखूंगा तो उसमें 2। मतलब हमने जो डेटा की ओरिजिनल फॉर्म थी उसको चेंज कर दिया, ठीक है। इंक्रिप्शन इसको बोलते हैं। अब डिक्रिप्शन क्या होती है, जो हमारे पास वो डेटा हमने चेंज किया हुआ था उसको दोबारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको लेके आना, इसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। डेटा की टाइप्स क्या है, डेटा की टाइप्स क्या है? डेटा की टाइप्स अगर हम देखें तो डेटा या हमारे पास होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, या हमारे पास डेटा होता है टेक्स्ट हो गया हमारे पास, या इमेज हो गया, वीडियो हो गया हमारे पास, या वॉइस हो गया। ये हमारे पास डेटा की फॉर्म्स है। मतलब डेटा या तो टेक्स्ट में होता है, इमेज है, वीडियो है, या आपने कोई
उसको वॉइस वगैरह भेजी है। ये हमारे पास डेटा की कुछ टाइप्स हैं। अब जब हम डेटा की इंक्रिप्शन भी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास अगर टेक्स्ट की इंक्रिप्शन के लिए आप यूज देखें तो उसकी बैकएंड पे हमारे पास आस्की कोड यूज होता है। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वॉइस की अगर हम बात करें तो इसके लिए MP3 यूज होता है। अगर हम वीडियो की बात करें तो इसके लिए MP4 यूज हो रहा है। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज हमारे पास क्या होती है, JPG होती है, PNG भी होती है, JPG PNG वगैरह होती है। हमने यूजर ने क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे गया, उसने लिखा हेलो, हेलो को उसने आगे फॉरवर्ड किया, प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया, प्रेजेंटेशन लेयर ने उस हेलो को क्या किया, उस जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म थी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ही उसने आगे फॉरवर्ड किया तो उसके बाद आगे हमारे पास जो अगली लेयर की बात अगर हम करें तो वो हमारे पास आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर, अगर हम सेशन लेयर की बात करें, 3 काम बेसिकली वो कर रही होती है। सेशन को एस्टेब्लिशमेंट, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, सेशन को मेंटेन करती है और उसके बाद सेशन को टर्मिनेट करती है। हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर से जैसे ही डेटा नीचे पहुंचा उसके बाद पहुंचा सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर ने क्या किया, 3 काम किए। सेशन को एस्टेब्लिशमेंट किया, सेशन मेंटेन किया, सेशन को टर्मिनेट किया। सेशन को एस्टेब्लिशमेंट करने का क्या मतलब होता है, लाइक अगर आपने किसी बंदे को एक ईमेल भेजी है, आपने उस बंदे को जैसे ही एक ईमेल भेजी तो क्या यूजर हर वक्त ईमेल खोल के बैठा हुआ होता है? नहीं, कभी भी नहीं बैठा हुआ होता। यूजर क्या करता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद अपनी ईमेल वगैरह ओपन करता है, तो अपनी ईमेल वगैरह चेक करता है। तो इसीलिए हमारे पास जो सेशन लेयर क्या है, वो यूजर जैसे ही ऑन होता है उसका एक सेशन एस्टेब्लिशमेंट करती है, सेशन को मेंटेन करती है, और जैसे यूजर दोबारा ऑफलाइन या मतलब अपना उसका डेटा या इंटरनेट उसने बंद कर दिया उस सेशन को टर्मिनेट कर देती है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब हम कोई ईमेल वगैरह सेंड करते हैं तो उस वक्त हर बंदा तो नहीं बैठा होता, अगर ईमेल खोल के उसने ईमेल तो रिसीव नहीं की, लेकिन फिर भी जब वो बंदा डेटा अपना ऑन करता है या इंटरनेट ऑन करता है तो उसको ईमेल रिसीव हो जाती है। इसके बैकएंड पे ये और होता है, फॉर एग्जांपल आपने जीमेल की अगर एग्जांपल लें, एक बंदे ने एक बंदे को ईमेल फॉरवर्ड की हेलो, नेक्स्ट वाले बंदे का इंटरनेट ऑफ था, लेकिन जैसे ही उसने इंटरनेट ऑन किया तो उसको हेलो रिसीव हो गया। हेलो उसको रिसीव होने के बाद उसने क्या किया, उसको रिप्लाई भी दिया। उसने जैसे ही उसको ईमेल रिसीव हुई, उसने इंटरनेट ऑन किया तो उसको मेल गई, लेकिन जब इनिशियली एक बंदे ने ईमेल फॉरवर्ड की थी तो उस वक्त नेक्स्ट वाले बंदे का इंटरनेट ऑन तो नहीं था। बेसिकली हो रहा ऐसा होता है कि वो जो बंदे ने ईमेल सेंड की है वो जो जीमेल का सर्वर है उस पर जाके रुक जाती है, मतलब वहां पर जाके स्टोर हो जाती है। जैसे ही वो बंदा ऑनलाइन हुआ उसको फॉरवर्ड हो गया। सेशन ने क्या किया, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, सेशन को मेंटेन किया और उसके बाद क्या किया, सेशन को टर्मिनेट कर दिया। अब सेशन के बनाने के बाद अगली जो हमारे पास लेयर आती है वो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि मूव इन वन प्लेस टू अनदर। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारे पास, ये हमारे पास 3 काम कर रही होती है। फर्स्ट नंबर पे है सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है विंडोइंग। सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और विंडोइंग। हम इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है हमारे पास। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन हमारे पास ये है कि आपका जो डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हमारे पास टोटल डेटा था 10 MB का, ठीक है। अब ये 10 MB का डेटा 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लाइक एक डिवाइस अब आपके पास कोर i7 है और दूसरी कोई पुरानी डिवाइस है पेंटियम
कोर 2 है या पेंटियम 4 है या जो भी है, तो क्या ये जो कोर i7 की डिवाइस है, ये हमारे पास एक कोर i7 की डिवाइस है और ये दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कोर i3। अगर हम एग्जांपल ले ले, कोर i3 की ले लेते हैं, कोर i3 है हमारे पास। तो अब यह जो 10 MB का डेटा है, हम 10 MB की अगर बात करें तो 10 MB का डेटा जैसे ही इस डिवाइस ने उसकी तरफ भेजा तो ये उसी वक्त फॉरवर्ड तो नहीं होता ना, क्योंकि इस डिवाइस की भी कुछ लिमिटेशन है एक टाइम के रिसीविंग की। ये हाई प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये थोड़ी लो प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो अब ये आपस में क्या करते हैं, डेटा को हम क्या करते हैं, हमेशा हमारे पास जो डेटा होता है हम उससे क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसको बोलते हैं 1 MB करके। अब जैसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, सेगमेंटेशन में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो ये वाली जो डिवाइस है इसने पहले 1 MB भेजा, उसके पास रिसीव हुआ 2 3 4 5 भेजा। सेगमेंटेशन में ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा है वो सिक्योर मूवमेंट होता है। लाइक अगर हमारे पास ये वाला जो 10 MB इसने एक दफा भेज दिया, उसने रिसीव ही ना कर पाया, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला डेटा है वो कभी बार एंड पे जाके शो, मतलब हमारी जो वीडियो है जिसने स्टार्ट में सुना था वो जाके एंड पे शो, तो हमें इस चीज का कोई फायदा ना हुआ। सेगमेंटेशन का क्या हुआ, इन दोनों आपस में डेटा को डिवाइड कर लिया और सेगमेंट्स में बना के उसको शेयर कर दिया। अब अगर हम फ्लो कंट्रोल की बात करें कि हमारे पास फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल हमारे पास ये है कि आपका जो डेटा है, ये जो दो डिवाइसेस हैं, अगर हम दो डिवाइसेस यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारे पास एक डिवाइस HP की है और ये एक डेल की है, ठीक है। अब ये जो दो डिवाइसेस हमने बनाई, इन दोनों डिवाइसेस आप डेटा जब देते हैं तो आपस में क्या करती हैं, सिंक्रोनाइजेशन करती हैं। कि ये मतलब ऐसे बताता है कि यार मेरी स्पीड इतनी है, मैं इतना डेटा रिसीव कर सकता हूँ। इनका आपस में एक फ्लो कंट्रोल बनता है। फ्लो का वैसे भी मतलब होता है मैं एक फ्लो बना रहा हूँ, मतलब मैं चीज के लिए फ्लो बना रहा हूँ, मैं आस्ते आस्ते इसको चल रहा हूँ, जो भी फ्लो बना रहा हूँ। ये आपस में क्या करते हैं, आपस में एक फ्लो बनाते हैं कि एक टाइम पे तुमने कितना डेटा भेजना है या मैंने कितना डेटा रिसीव करना है, तो आपस में फ्लो बना लेते हैं। तो उसके बाद ये आपस में क्या करते हैं, एक्नॉलेज भी कर देते हैं। मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, 3 वे हैंडशेक भी इसको बोल सकते हैं। मतलब पहले इस बंदे ने इसको बोला कि यार मैं आपको इतना डेटा ट्रांसफर करूंगा, इसने आगे से कहा ठीक है मैं इतना रिसीव कर सकता हूं, तुम एक वक्त में, इसने दोबारा उसको कहा ठीक है ओके एक्नॉलेज, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लो कंट्रोल। अब अगर आगे हम बात करें विंडोइंग, लाइक आपके पास 10 MB का डेटा था, आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया। आपने सबसे पहले एक डिवाइस से भेजा, आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 1 2 3। आपने जैसे ही 1 2 3 भेजा तो नेक्स्ट वाली डिवाइस ने अगर आपको आगे से कहती है 4, तो उसका मतलब यह है कि उसने पहले 3 पार्ट्स रिसीव कर लिया, नेक्स्ट वाले पार्ट्स भेजे। आपने भेजा 4 5 एंड 6। अब अगर वो आगे से रिस्पॉन्स देती है कि मुझे 5 रिसीव नहीं हुआ, वो आगे से 5 भेजे, तो मतलब ये उसने 5 वाला जो पैकेट था, 5वें नंबर पे जो पैकेट था वो उसने रिसीव नहीं किया। तो आप दोबारा क्या करते हैं, 5 भेजते हैं, वो आगे से फिर आपको दोबारा कहता है ठीक है मेरे पास 4 5 6 अब पूरे हो गए, आप 7 भेजो। तो आप उसके बाद क्या भेजते हैं, 7 8 और 9। मतलब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डेटा का आपस में उन्होंने फ्लो बनाया, उस फ्लो के बाद उन्होंने क्या किया, विंडोइंग किया कि मतलब हमने एक वक्त में तुमने कितना डेटा मुझे भेजना है और मैं आपको आगे से, मतलब बेसिकली आपस में एक एक्नॉलेजमेंट हो रही है। इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक, 3 वे हैंडशेक। अब अगर इसने 7 8 9 भेजा तो आगे से बोलेगा ठीक है मुझे ये होगा तो मुझे अगले वाला 10 भेजो। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में 3 वे हैंडशेक कर रहा होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर एक और बड़ा मेजर काम हो रहा होता है जिसको बोलते हैं TCP और UDP। TCP और UDP, TCP और UDP। TCP स्टैंड फॉर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP स्टैंड फॉर होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर हम इनकी बात करें कि हमारे पास TCP क्या है, TCP हमारे पास क्या है, 3 वे हैंडशेक है। 3 वे हैंडशेक है। 3 वे हैंडशेक का मतलब क्या है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, कनेक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई डेटा भेजा तो अगर उसको नेक्स्ट वाले को रिसीव ना हुआ तो दोबारा उसे बोलेगा हाँ तो मुझे ये वाला पार्ट दोबारा भेजो। मतलब एक बंदे ने दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, उसने से कहा हाँ मैं तुम्हें इतना डेटा मैं आपसे रिसीव कर सकता हूँ, उसने दोबारा से एक्नॉलेज किया, मतलब 3 वे हैंडशेक हो रही है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यह है कि अगर आपका कनेक्शन
इसमें बना रहता है आपका, अगर डेटा बीच में लॉस नहीं होता, मतलब अगर लॉस हो भी जाए तो लॉस की क्या है, लॉस रिकवरी है, लॉस रिकवरी है। लॉस रिकवरी के बाद मतलब हम इसको ये फिर कह सकते हैं कि ये रिलायबल है, रिलायबल है। उसके बाद जैसे ये रिलायबल है तो हम इसको फिर बोलते हैं मतलब थोड़ा स्लो भी है, क्योंकि इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है, इस थोड़ा सा स्लो भी है। हम रियल टाइम जो हमारे पास ट्रैफिक होती है, रियल टाइम ट्रैफिक, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। लाइक हमारे पास ईमेल्स हो गई, ईमेल की ट्रैफिक हमारे पास हो गई, या कोई ब्राउजिंग वगैरह हमारे पास हो गई, ये हमारे पास टीसीपी में आती है। अगर हम बात करें यूडीपी की, कि यूडीपी हमारे पास क्या है, तो यूडीपी हमारे पास क्या है, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है। मतलब इसमें जो कनेक्शन लेस का मतलब यह है कि अगर आपका कोई बीच में से डेटा ज़ाया हो गया तो वो दोबारा खुद आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, बल्कि आपको दोबारा खुद ही वो भेजना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है, नो एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट। अगर हम इसी के साथ ही बात करें नो एक्नॉलेजमेंट के बाद, ये अगर इसमें नो लास्ट पैकेट रिकवरी, आपका डेटा अगर लॉस हो गया तो उसका कोई ये पैकेट की रिकवरी नहीं करेगा, नो लास्ट पैकेट रिकवरी। उसी के साथ जिस तरह हमारे पास टीसीपी क्या था, स्लो था, तो उसके मुकाबले में ये क्या है, फास्ट है। हम इसको यूज किस लिए करते हैं, वीडियो वगैरह, वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए यूज हम इसको करते हैं, वीडियो कॉल्स, लाइक आपके जो व्हाट्सएप की कॉल्स हो गई, इसमें अगर आपने समटाइम देखो आपकी कॉल कट भी जाती है, लेकिन अब मतलब आप बार अगले बंदे को समझ नहीं आती, लेकिन वो क्या है, वो बंदा उसको दोबारा रिसीव नहीं कर पाता जब तक आप दोबारा उसको बोलते नहीं हो। ये हमारे पास आ गया टीसीपी और यूडीपी। अब अगर हम बात करें, हमारे पास एप्लीकेशन भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी, सेशन भी हमारे पास बन गए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी हो गया, डेटा एक जगह पे दूसरी जगह मूव भी हो गया, आपस में इन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि कितना तुमने डेटा भेजना है, मैंने कितना रिसीव करना है। तो उसके बाद बात आ जाती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर, जो नेटवर्क लेयर है, इसमें क्या हो रहा होता है, नेटवर्क लेयर दो काम कर रही होती है। सबसे पहला क्या हो रहा है, लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, जैसा कि आईपी हमारे पास क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, जिस जगह पे जस्ट आपको आईपी लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब क्या है कि ये IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, और अगर उसके साथ IPv6 लिखा नजर आए तो वो मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IP32 बिट की होती है, IPv4 की अगर हम बात करें तो जो, और जो IPv6 है हमारे पास 128 बिट की होती है। IPv6 को हम हमारा CCNA में एक टॉपिक्स है, इसको हम थोड़ा डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। एक हमारे पास ने काम क्या किया, लॉजिकल एड्रेसिंग की। अब अगर हम दूसरे काम की बात करें तो हमारे पास ये कर रहा होता है राउटिंग, राउटिंग। अच्छा, राउटिंग का मतलब ये है कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया, बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है, ये हम देखेंगे जब हम राउटर पे आईपी वगैरह असाइन करेंगे। हम राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF या BGP या हम स्टैटिक राउटिंग पढ़ रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे करता है। फिलहाल के लिए OSI में हमने ये समझा कि नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या होता है, दो डिवाइसेस को आईपीज मिलती हैं, वो आईपी आगे फॉरवर्ड होती हैं, साथ में मैक एड्रेस भी लगता है, और वो आगे उनकी उसके बाद राउटिंग होती है। राउटिंग का मतलब क्या है जी, बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर हम आगे बात करें डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर में दो काम हो रहे होते हैं। पहला काम होता है मैक, इसकी दो सब लेयर्स हैं, इसको मैसेज रिटर्न करते हैं, दो सब लेयर हैं, एक मैक सब लेयर है, मैक सब लेयर, और दूसरी है LLC। LLC स्टैंड फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब जब भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करवाती हैं तो उसमें आईपीज हम डिवाइस को असाइन करते हैं, और उस डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। हमारे पास आईपीज भी होती हैं और साथ में मैक एड्रेस भी होता है। मैक एड्रेस और आईपी में फर्क होता है कि आईपी जो है वो आपकी लॉजिकल एड्रेस है जो कि चेंजेबल एड्रेस है, लेकिन जो मैक एड्रेस आपका है वो आपका चेंज नहीं होता, ये आपका फिजिकल एड्रेस आप इसको कह सकते हैं। और मैक एड्रेस क्या होता है, 48 बिट का होता है। 48 बिट को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 6 बाइट हमारे पास ये आता है।
और मैक एड्रेस को हमेशा हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्म का मतलब ये हुआ 2 रेज़ टू पावर जिसकी बेस हमारे पास क्या होती है 16 होती है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्म हमारे पास होता है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि एक मैक सब लेयर होती है और एक लॉजिकल लिंक लेयर होती है। अच्छा, जो मैक सब लेयर होती है ना, इसको हम BIA भी बोलते हैं। BIA स्टैंड फॉर बर्न इन एड्रेस। बर्न इन एड्रेस, ये आपका जो बर्न का मतलब क्या था, बर्न एड्रेस मतलब ये आपका जो डिवाइस है उसके मदरबोर्ड पे ये चिप बनी होती है मैक एड्रेस की, जो कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। किसी भी डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता। और वो जो एक डिवाइस का एड्रेस है मैक एड्रेस, वो किसी भी और डिवाइस का एड्रेस नहीं होता। इसी तरह आईपी की भी यही बात है, आप जो एक आईपी किसी एक डिवाइस पे यूज कर रहे होते हैं वो पूरी दुनिया में किसी और जगह पे वो वाली पब्लिक आईपी यूज नहीं होती। अगर वो यूज होगी तो आईपी का क्या आएगा, उसमें कन्फ्लिक्ट आएगा। अब डेटा जैसे ही नेटवर्क लेयर के पास पहुंचा, उसमें क्या किया, आईपी लिया अपने पास और राउटिंग की बेस्ट क्लास सेक्शन किया। उसके बाद वो डेटा हमारे पास पहुंचा डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर उसने क्या किया, उसमें मैक सब लेयर अटैच हुई और LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब हमने स्टार्ट किया था जब एक बंदे ने हेलो लिखा, उसके बाद वो हमारे पास पहुंचा प्रेजेंटेशन लेयर पे, उसको हमने दोबारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, सेशन बना। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचा, उसने आगे अपने 3 काम किए, उसमें आप एक्नॉलेजमेंट वगैरह की, 3 वे हैंडशेक की। उसके बाद नेटवर्क के पास पहुंचा, आईपी असाइन हुई, डेटा लिंक के पास साथ में मैक एड्रेस अटैच हुआ। तो उसके बाद हमारे पास एंड वाली जो लेयर पढ़ते हैं वो है हमारे पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो हमने कोई लैन केबल लगाई होगी, या कोई हमारे पास फिजिकल लेयर कौन कौन सी हो सकती है। फिजिकल लेयर अगर बात करें तो हमारे पास आती है ईथरनेट, और दूसरी हमारे पास आती है फाइबर। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल लेयर्स है। फिजिकल लेयर्स ईथरनेट की अगर हम बात करें तो ईथरनेट हमारे पास जो कैट 5 होती है, कैट 6 होती है, कैट 7 भी अभी आ गई है। अच्छा, ईथरनेट की अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे पास जो ईथरनेट की स्पीड होती है सिंपली ईथरनेट की, वो होती है हमारे पास 10 MB, 10 MB। और जब भी बात करें हम स्पीड की तो बिट में ही आएगी स्पीड। अच्छा, अगर हम बात करें फास्ट ईथरनेट तो वो हमारे पास होती है 100 MB की। अगर हम बात करें गीगाबिट ईथरनेट की तो वो है हमारे पास 1000 MB। ये बेसिकली ये है कि उसके अंदर मैक्सिमम डेटा कितना ट्रांसफर हम कर सकते हैं। और फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर में डेटा ट्रांसफर की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी जो एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, उनकी कितनी कैपेसिटी है डेटा ट्रांसफर करने की, रिसीव करने की, बाकी फाइबर में डेटा लिमिटेशन कोई भी नहीं है। हमने ये सारी लेयर्स पढ़ी, लेकिन रियल नेटवर्क में या रियल डिवाइसेस में OSI रेफरेंस हम इसलिए बोलते हैं कि रेफरेंस तौर पर समझने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो रियल टाइम पे यूज होता है वो होता है TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल यूज हो रहा होता है। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारे पास यूज होता है। कंसेप्ट सारा सेम ही है TCP IP मॉडल में। लेयर्स इसमें, उसमें लेयर 7 थी हमारे पास, और इसमें हमारे पास लेयर्स आ गई हैं टोटली 4। अब अगर आप बात करें तो हमारे पास जो उसमें 7, 6 और 5 लेयर थी, 6, 7 और 5 नंबर लेयर थी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, शेयर, वो यहाँ पे सिंपली मिलके एक लेयर बन गई है, और जिसको उन्होंने नाम दिया है एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर मतलब जो हमने हमारे पास जो 7, 6, 5 वाली लेयर थी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, शेयर, सेशन, वो तीनों TCP IP मॉडल में एक ही मिलके उन्होंने एप्लीकेशन लेयर का नाम इसको दे दिया। तीनों काम इस एक लेयर में होते हैं। और अगर हम बात करें उसके जो 4th नंबर पे लेयर थी ट्रांसपोर्ट लेयर, तो वो एज इट इज ट्रांसपोर्ट ही है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। उसके बाद जो हमारे पास 3 नंबर वाली लेयर है, वो भी 3 नंबर वाली लेयर भी एज इट इज है, नेटवर्क लेयर ही है। और अगर हम बात करें OSI रेफरेंस मॉडल में जो पहली और दूसरी लेयर थी, उनको इन्होंने कंबाइन करके एक ही नाम दे दिया है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क
एक्सेस लेयर। रियल टाइम में ये वाला जो हमारे पास मॉडल है टीसीपी आईपी मॉडल, ये यूज हो रहा होता है और इसको डॉट मॉडल भी बोलते हैं। टीसीपी को डॉट, डॉट स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसको भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।